हेलो एवरीवन, केबीआर लर्निंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू है और उम्मीद है कि आप सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। अब जबकि एग्जाम एकदम नज़दीक है तो हमको रियल एग्जाम में बैठने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट ये करना चाहिए। मॉक टेस्ट करने के बाद हमने कितना सही किया, कितना उसमें गलत हो गया, कितना टाइम लगा, एक्यूरेसी क्या रहा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। इसके लिए हमारा केबीआर लर्निंग ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर बस आपको लॉगिन करना है अपने नंबर का यूज करके, और लॉगिन करने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप टेस्ट दें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं। इसी क्रम में हम आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी अवधारणाएं निहित हैं, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है कि 6 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। डी सबसे छोटा नहीं है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं। सभी मित्रों में से सबसे छोटा कौन है? तो जब भी इस टाइप का रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले सबके लिए जगह बना लेंगे। तो हमारे पास 6 मित्र हैं तो 6 के लिए जगह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से सेट करते चलेंगे। तो बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। तो बी जो है वो बी डी से लंबा है और ए से छोटा है, यानी ए से नीचे है। डी सबसे छोटा नहीं है, यानी डी को सबसे नीचे नहीं रख सकते हैं। यहां पे 1 के पास डी कभी आएगा ही नहीं। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। एक व्यक्ति सी से छोटा है, इसका मतलब होता है कि सी दूसरे नंबर पे है। केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं, इसका मतलब होता है कि ई तीसरे नंबर पे है। और अब ये तीन एक साथ बैठेंगे जिसमें डी को नीचे नहीं रखना है, तो हमारे पास तो यही बचता है कि इन तीनों के सामने ए बी और डी को हम बैठा लें। तो हमारे सामने बच जाता है सबसे नीचे जो पहले फ्लोर पे है, एक तरीके से सबसे नीचे वो कौन बचता है? ए बी सी डी ई सबको तो हमने बैठा लिया, बच गया एफ। तो हम यहाँ पे एफ को रखते हैं। अब सभी मित्रों में सबसे छोटा कौन है? तो जो सबसे नीचे है वही सबसे छोटा है, यानी कि हमारा एफ जो है वो सबसे छोटा है। तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि एफ। कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रहमान एक निश्चित बिंदु एफ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जब भी डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी और पेन या फिर बोर्ड पे सॉल्व करते समय हम ऊपर की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ को, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट को दिखाते हैं। तो यदि एक निश्चित पॉइंट है जिसको हम इनिशियल पॉइंट आई मान लेते हैं, यहां से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। हम यहाँ पे स्लो बना रहे हैं, लेकिन जब भी बनाना हो तो पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। जैसे ऐसे कि 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा, यानी कि फिर दाएं मुड़ा नीचे की तरफ और 20 किलोमीटर आया। तो यहाँ हम 20 किलोमीटर दिखा देंगे, यानी एक तरीके से जितना गया है उतना वापस आ गया है और डिस्टेंस ये 15 किलोमीटर का गैप बच रहा है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु एफ से, ये जो प्रारंभिक बिंदु एफ है, सापेक्ष कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहां से यदि हम इधर की तरफ देखें तो ये ईस्ट हो रहा है, यानी पूरब, और कितना दूर है? तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर पहला है, तो हम पहले को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 बॉक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो जब भी इस टाइप का, फिर ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, तो हम क्या करेंगे कि 7 लोगों को 7 बॉक्स को रखने के लिए 7 जगह बना लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें x को
v के ठीक नीचे रखा गया है। जहां भी x होगा v के ठीक नीचे होगा। केवल 2 बॉक्स u के ऊपर रखे गए हैं, यानी कि 7 में से 2 छोड़ के और नीचे कर लेना है। तो केवल 2 बॉक्स यदि u के नीचे है, यानी कि u 5वें नंबर पे है, t को s के ठीक ऊपर रखा गया है। जहां भी t होगा वह s के ठीक ऊपर रहेगा। u को v के ठीक ऊपर रखा गया है। u ऊपर है ठीक v के, यानी हम यहाँ पे v लेके आएंगे और नीचे आ जाएगा x। ये जो 2 जगह बच गए ऊपर और नीचे, केवल 2 बॉक्स x के नीचे रखे गए हैं। x के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं और v के नीचे कितने बॉक्स हैं। तो जब हमारा v का पहले ही फाइनल हो चुका है कि चौथे नंबर पे है, तो बाकी को नहीं भी रखते हैं तो हम आंसर कर देंगे। यानी v के नीचे कितने हैं, तो 1 2 और 3। समझ रहे हैं आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं। और यदि प्लस का अर्थ डिवीजन है, माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस और डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जहां जहां जिसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो यह मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस का अर्थ डिवीजन है और माइनस का अर्थ प्लस है और डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है। तो यदि इसको यदि सॉल्व करें तो ब्रैकेट के हिसाब से ये हो जाएगा। सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट को यदि सॉल्व किया जाए तो 16 माइनस 6 10 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हमें करना ये होता है कि जहां जहां जो साइन चेंज करना था हमने साइन चेंज किया, और बोर्ड मास के रूल की तरह पहले सारे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट, और फिर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर पे पहुंच गए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। तो एक सीरीज दिया हुआ है और इसमें हमको देखना है। तो हमारे पास है 1.1 1.2 1.4 1.8 2.5। तो ये तो देख ही सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो नहीं हो रहा है, नहीं स्क्वायर नहीं क्यूब हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ का डिफरेंस है। तो 1.1 और 1.2 में कितने का डिफरेंस है, 1.2 और 1.4 में डिफरेंस है 0.2 का। 0.1 और 0.2 ही लिखेंगे। 1.4 और 1.8 में डिफरेंस कितने का है, 0.4 का। और 1.8 और 2.5 में डिफरेंस कितने का है, 0.7 का। अब फिर यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है, 0.1 0.2 0.4 0.7। बट यदि इनको हम एक बार और डिफरेंस करके देखें तो यहाँ पे बचता है 0.1 का डिफरेंस, 0.1 यहाँ पे बचता है, इनके बीच में 0.2 का डिफरेंस, यहाँ पे बचता है 0.3 का डिफरेंस। तो इसके आगे होना चाहिए 0.4 का डिफरेंस, यानी 0.7 में 0.4 यदि बढ़ा लें तो 1.1 होगा, और 2.5 में यदि हम 1.1 को ऐड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 3.6।
लिखित वर्णमाला श्रृंखला देखिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। PLMOKIJNBHU ऐसे करके एक श्रृंखला दिया हुआ है। इसमें है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक स्वर है, यानी हमको कांस्टेंट कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिनके ठीक पहले भी वोवेल है और बाद में भी वोवेल है। तो देखते हैं, यहां पे एक वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है और फिर वोवेल है, यानी कि हमारे पास एक पेयर तो ये मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे वोवेल है, कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, यानी ये भी चलेगा दूसरा पेयर। तो हमको इसमें टोटल दो ऐसे पेयर मिले जिनमें एक व्यंजन है और व्यंजन के ठीक पहले एक स्वर है और बाद में भी स्वर है, यानी एक कॉन्सोनेंट के ठीक पहले भी एक वोवेल है और बाद में भी वोवेल है। तो हमको ऐसे दो पेयर मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह विकल्प चुनिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब हमारे पास ये एक दिया हुआ है सीक्वेंस। तो 23 का संबंध 14 से दिखाया गया है, तो यदि डिफरेंस देखा जाए तो 9 का डिफरेंस है, बट 11 में तो 9 का डिफरेंस नहीं है, 3 का डिफरेंस है, यानी ये नहीं ले सकते हम। तो फिर क्या ले सकते हैं? 14 के टेबल में 23 नहीं आता, तो ये देखते हैं कि यदि 14 का दुगुना करें तो हमारे पास होता है 28, जो कि 5 प्लस करने पे होता है। वैसे ही 8 का दुगुना 16, जो कि 5 प्लस करने पे होता है। तो 7 में प्लस 5 करेंगे तो 12 होगा। 12 किसका दुगुना है? 6 का। उम्मीद है आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखते हैं कि किस तर्क का पालन कर रहा है। ACRBDS, ये जो है वो बी से रिलेटेड है, यानी एक बढ़ गया है। वैसे ही सी के बाद डी, इसमें भी +1 हुआ। आर के बाद एस, +1 हुआ। जी में +1 हुआ, एच, यू में +1 हुआ, भी और एक्स में भी +1 हुआ, तो वाई, यानी जो भी लेटर दिए गए हैं उसमें +1 होते जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद पी आना चाहिए, एन है यानी कि ये नहीं होगा। एम के बाद एन, ठीक है। क्यू के बाद आर, ये भी ठीक है। एफ के बाद जी, यानी ये सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। वैसे तो हम टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, बट बाकी कुछ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं तसल्ली के लिए। एस के बाद टी होना चाहिए, नहीं है। एच के बाद आई होना चाहिए, नहीं है। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन था ये दो था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशेष कूट भाषा में मैच को NDYJQ लिखा गया है और उसी कूट भाषा में स्कल को TNZSU लिखा गया है। तो इस भाषा में CHAMP, चैम्प को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं कि क्या कोड फॉलो हो रहा है। तो हमारे पास दिया हुआ है मैच, MATCH, और इसके लिए कोड क्या दे रखा है? NDYJQ। देखते हैं हो क्या रहा है। M को N करने में सीधा दिख रहा है कि +1 हुआ है। A1 को D4 करने के लिए +3 किया गया है। T20 को Y25 करने के लिए +5 किया गया है। C3 को J10 करने के लिए +7 किया गया है और H8 को Q17 करने के लिए 9 ऐड किया गया है। यानी कि ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है 1 3 5 7 9। वैसे ही अगले में देखते हैं स्कल, SKUL, स्कल, इसका कोड दे रखा है TNZSU। एस में +1 हुआ, टी हो गया।
के जो है 11 है, इसमें +3 हुआ तो N14, U21 में +5 हुआ Z26, L12 में +7 हुआ S19 और L12 में +9 हुआ तो 21। यानी कि यहां भी सेम वही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर का सीरीज बढ़ाते जाना है। तो हमारे पास जो अगला है CHAMP, देखते हैं उसमें क्या हो जाएगा। C में +1 करेंगे तो D हो जाएगा, H8 पे है इसमें +3 करेंगे K11 हो जाएगा, A1 पे है +5 करेंगे F6 हो जाएगा, M13 पे है +7 करेंगे V22 हो जाएगा, और P16 पे है इसमें +9 करेंगे तो Y25 हो जाएगा। यानी D के F भी Y, M13 पे 7 ऐड करने के बाद T20 होगा। तो हमारे पास बचता है D के FT Y। अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 28 छात्र उत्तर के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, तो जब उत्तर के सम्मुख खड़े हैं यानी कि ऊपर की तरफ हम मुंह करके उनको शो करेंगे। जय दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। अच्छा, जब टोटल 28 लोग हैं तो इनका ध्यान रखना होगा कि जय दाएं छोर से, दाहिने छोर से 14वें स्थान पे है। यदि यहां पे हमने जय को रखा है तो इसके पहले कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। जबकि बेला बाएं ओर से 12वें स्थान पे है। अभी 14 के बाद भी 14 लोग बचे हुए हैं, जिसमें बाएं छोर से 12वें स्थान पे बेला है, इसके इधर 11 लोग हैं, ये बेला है। तो इनके बीच में, तो इधर 14 और इधर भी 14, सॉरी इधर 12 निकल गया और इधर 14 निकल गया, तो बच कितना गया? 28 में से 12 और 14 यदि 26 को निकाल दें तो बीच में बच कितने का? 2। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसको हम आगे देखते हैं। एक कक्षा के सभी 20 छात्र, टोटल कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं, पूर्व के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। राम दाएं छोर से 8वें स्थान पे है, राम दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है, यानी कि यहां तक 7 लोग हैं और ये खुद अपने 8वें नंबर पे है। और सीता बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। अच्छा, यदि टोटल 20 ही लोग हैं और 8 लोग यहाँ आ गए तो यहाँ तक और तो 12 ही बचे हैं, बल्कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 16वें स्थान पे है, तो इधर 12 बचे हुए हैं। और यहां से अब जब सीता को बैठाया जा रहा है तो 16वें स्थान पे है, सीता जो है वो 16वें स्थान पे है। तो यदि 12 इधर छांट दिया जाए तो ये राम एक तरीके से 13वें स्थान पे था और ये 16वें स्थान पे है, तो बच गया कौन सा? 14वां और 15वां। तो राम और सीता के बीच कितने छात्र बैठे हुए हैं? 2 छात्र बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। A greater than S greater than equal to D greater than F less than equal to G less than H। ये एक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है और जो भी ऑप्शन है उसको हम गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। तो गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट में देखने का मतलब है कि S ग्रेटर देन F को हम ऐसे समझते हैं कि S F तक जा सकता है,
तो इस स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि एस एफ तक जा सकता है कि नहीं। एस डी तक जा सकता है क्योंकि गेट खुला हुआ है ये, और डी एफ तक जा सकता है क्योंकि फिर गेट खुला हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहीं पे आंसर हम करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू एच, लगातार कारपेट बिछा होना चाहिए। तो एस एच तक आ रहा है, यहां भी कारपेट है, यहां कारपेट नहीं है, मतलब कि ये गलत हो गया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, यानी कि ए जी तक जा सकता है कारपेट होते हुए। ए के बाद जब जी की तरफ आना है, यहीं पे कारपेट नहीं है, तो ये भी नहीं है। डी ग्रेटर देन जी, डी जो है वो जी की तरफ जा सकता है, डी एफ तक तो आ सकता है लेकिन जी तक नहीं आ सकता, यानी ये भी गलत है। तो हमने जो पहले ही देख लिया था कि एस ग्रेटर देन एफ, पहला स्टेटमेंट सही है, तो हम इसको सही रहने देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 मित्र एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे। तो जब गोल मेज है तो ऐसे गोल जगह बना लेंगे और सबको बैठने के लिए उनके पड़ोसियों के बीच समान दूरी है। हम ये मान के चलेंगे कि इन पड़ोसियों के बीच में समान दूरी है। सारा लौरा के ठीक बाईं ओर बैठी है। जहां भी सारा बैठी है वह लौरा के ठीक बाईं ओर बैठी है। सारा को पूरा हम लिख ही लेते हैं। सारा रॉन टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जहां भी टाइलर है उसके दाएं ओर दूसरे स्थान पर रॉन बैठा हुआ है। सारा एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जहां भी एडम है उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर सारा बैठी है। तो हमारे यहाँ सारा यहाँ पे है, यानी उसके तरफ दाईं ओर तीसरे स्थान पे हम एडम को बैठा सकते हैं। एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे सारा है। लॉरा टाइलर के ठीक बाईं ओर है। लॉरा जो है वो टाइलर के ठीक बाईं ओर है, और टाइलर जहां भी है उसके दूसरे स्थान पे रॉन है। टेसा रॉन के ठीक दाईं ओर है। रॉन के दाईं ओर टेसा है। सारा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सारा के ठीक बाईं ओर टेसा बैठा हुआ है। तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट करते जाएंगे। चलते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ 6 को 27 से, 8 को क्वेश्चन मार्क से और 12 को 54 से। तो 6 27 से कैसे रिलेटेड है? दो तरीका हो सकता है कि 6 का आधा जो 3 है उसका 9 गुना 27 होता है, या फिर 3 का क्यूब भी 27 होता है। वैसे ही 12 का आधा 6 है, उसका 9 गुना 54 होता है। 6 का क्यूब तो 54 होता नहीं है, यानी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट तो हम लेंगे ही नहीं। तो हमको ये पता चल गया कि आधा का 9 गुना कर दिया जा रहा है। 6 27 से तभी रिलेटेड है जब उसका आधा 3 का 9 गुना किया जाए। तो 8 का क्वेश्चन मार्क क्या हो जाना चाहिए? 8 का आधा 4 और 4 का 9 गुना 36। एक निश्चित अक्षर संख्या कूट में प्लेट को 45 के रूप में लिखा जाता है और ब्लिक को 13 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट में पेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, तो ये थोड़ा आसान है, आप लोग सॉल्व करिए। जब भी एक वर्ड के लिए एक नंबर देगा तो हम हर एक के लिए जो डेजिग्नेटेड कोड होता है उसको ऐड करके देखेंगे। जैसे प्लेट में
PLATE है, तो हम P के लिए 16 लेंगे, L के लिए 12, A के लिए 1, T के लिए 20 और E के लिए 5। यदि इन सब को ऐड करें तो 16, 12, 28, 29 और ये होता है 20, 49 और 5, 54। लेकिन इसको दे क्या रहा है 45। तो यदि 54 45 से रिलेटेड है यानी कि उल्टा कर दिया। ठीक वैसे ही ब्लिक BLEAK, B के लिए 2, L के लिए 12, E के लिए 5, A के लिए 1, K के लिए 11। 2, 12, 14, 5, 19, 20 और 11, 31। 31 को 13 लिखा है, यानी यहां भी चेंज कर दिया। तो बच गया पेस्ट। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके भी कोड को हम ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको उल्टा कर देंगे। तो ऐड करके देखते हैं। पेस्ट PASTE। पेस्ट के लिए हम कोड क्या यूज करेंगे, तो P का कोड होना चाहिए 16, A का कोड 1, S का 19, T का 20, E का 5। 16, 1, 17 और 19, 36, 56 एंड PASTE। P का 16, 17 और 19, 36, 20, 56 एंड 5, 61। 61 का यदि उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 16। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो है 16। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 4, 6, 7, 3, 4 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, तो आरोही क्रम में सेट करके देख लेते हैं। हमारे पास है 4, 6, 7, 3, 4। तो यदि इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में यदि सेट करें तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 3, 4, 4, 6, 7। अपने पुराने वाली जगह पे कोई नहीं बचा है, यानी जितने भी डिजिट है टोटल 5, ये पांचों के पांचों अपनी पुरानी जगह से बदल चुके हैं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो आज इतना रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।